नमस्कार साथियों। लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अध्ययन क्रम में गत कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण के बारे में पढ़ा था, विस्तृत चर्चा की थी। प्रत्याहार कैसे बनते हैं, कितने होते हैं इत्यादि के विषय में। इस कक्षा में हम अग्रिम सूत्र का अध्ययन करते हैं। उ कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है यह। इसका पदच्छेद उ कालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब देखिए, इसमें ये जो शब्द आए हैं अच अर्थात स्वर, इन स्वरों की यह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। अब कैसे करता है तो कहते हैं उ कालः। उ कालः क्या होता है? तो उ कालः का जब हम आगे विश्लेषण करते हैं तो लिखते हैं वरदराजाचार्य वृत्ति में उहुच ऊहुच ऊश्च वह। मतलब इसमें तीन प्रकार के उ सम्मिलित हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। उच्चारण में जैसे उन्होंने उ, ऊ और ऊ, इस तरह से तीन प्रकार से एक ही स्वर का उच्चारण होता है। उसी को वो लिखते हैं आगे विद्वान कि एक मात्रिक उकार उच्चारण काल सदृश काल कह अच। एक मात्रिक उकार के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी समय में उच्चरित होने वाला अच अर्थात स्वर, उसकी ह्रस्व संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार द्विमात्रिक उकार उच्चारण काल सदृश काल कह अच दीर्घ संज्ञः स्यात्। द्विमात्रिक उकार के उच्चारण में जितना समय लगता है, जितना काल लगता है, उसके समान काल वाले अर्थात उसके समान काल में उच्चरित होने वाले अच की दीर्घ संज्ञा होती है। उसी तरह से त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी समय में उच्चरित होने वाले अच अर्थात स्वर की प्लुत संज्ञा होती है। उसी चीज को वो लिखते हैं कि वाम कालः इव कालो यस्य। इनके उच्चारण काल के समान उच्चारण काल हैं जिनका सह अच, उस अच की, अच मतलब स्वर की, क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अच की ही ये तीनों संज्ञाएं होती हैं। ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि भाई इन्होंने ऊ का ग्रहण क्यों किया? भाई जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं या माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो ऊ से पहले अ आता है, अ ई उण, उसके बाद ई आता है, ऊ तो उसके बाद में आता है। तो उन्होंने क्यों किया? तो कहते हैं स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम, अर्थात स्पष्ट तरीके से हमको समझ में आ जाए। वो इसका एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे मुर्गा बोलता है। यहाँ पे एक कहानी ये भी प्रचलित है कि जब महर्षि भाई प्रातः काल में जब सूत्र की रचना कर रहे थे उस वक्त मुर्गा बोल रहा था, तो मुर्गे की आवाज़ में ये तीनों प्रकार के ऊ आ जाते हैं और वो स्पष्ट रूप से आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में भी आ जाता है कि जब मुर्गा बोलता है तो उसमें तीनों प्रकार की ध्वनियाँ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत उकार की ध्वनि आ जाती हैं। तो इस तरह से स्पष्ट रूप से प्रतिपत्ति हो जाए, समझ में आ जाए हमको, इस वजह से उन्होंने उकार का ग्रहण किया है। अब इसी तरह से जिन स्वरों की, सारे स्वर अ ई उ री री, इन स्वरों के इस उकार के समान जब उच्चारण का काल होता है तब उनकी क्रमशः इसी प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। धन्यवाद। अब इन संज्ञाओं को जब हम समझते हैं तो देखो, व्यवहार में जब हम कहते हैं कि ये ह्रस्व है, ह्रस्व है मतलब एक मात्रिक है, यह दीर्घ है इसका मतलब यह द्विमात्रिक है, और यह प्लुत है इसका मतलब यह त्रिमात्रिक है। तो इसको इसी से विपरीत क्रम में पढ़ेंगे तो एक मात्रिक को ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं और त्रिमात्रिक को प्लुत कहते हैं। तो जब भी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इन शब्दों का व्यवहार हो उस वक्त हमें इनको इसी क्रम में समझ लेना चाहिए कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक और
त्रिमात्रिक, इनका प्रयोग आगे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अधिक आता है। खैर मात्राओं के बिना तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, सब कुछ जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं। इसके अलावा जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। इसलिए आप इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें, जिससे हमें आगे पढ़ने में सुविधा होगी। धन्यवाद।